नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 12 इतिहास विषय के अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विषय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसे दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी हम कह सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, इस पाठ को शुरू करने से पहले, ये हमारा 12वीं कक्षा का पहला पाठ है इतिहास का। इससे पहले इस पाठ को हम किस प्रकार पढ़ेंगे और इस विषय को हम पूरा किस प्रकार पढ़ेंगे, इसको समझने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, इतिहास क्या है? प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि वो घटनाएं जो बीते समय में बीत चुकी है, उन घटनाओं को क्या करना है? हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना है, जिनके साक्ष्य मौजूद हो, जो मानव के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से जीवन को प्रभावित करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की परिभाषा क्या हुई कि प्राचीन काल की वो घटनाएं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, जिसके साक्ष्य मौजूद हो। अब वो जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? वो या तो कर सकती है भौगोलिक जीवन को, या कर सकती है, देखें इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास, इसको हम समझते हैं ना। तो इतिहास क्या है? प्राचीन काल की घटनाएं, प्राचीन काल की घटनाएं, ठीक है। तो क्या सभी प्राचीन काल की घटनाएं इसमें शामिल है क्या? और क्या सभी प्राचीन काल की घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। हम केवल उन्हीं घटनाओं को पढ़ते हैं जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो, साक्ष्य उपलब्ध हो, उपलब्ध हो, ठीक है। कि प्राचीन काल की वे सभी घटनाएं जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो तथा उनमें क्या हो? क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, उनमें क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अगर किसी काल में किसी भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसके कई सारे राजवंशों को पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि मुगल काल में बाबर आया, बाबर के बाद उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया। इन सब में क्या है? क्रमबद्धता है, ठीक है। प्राचीन काल की घटनाएं जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो, जिनमें क्रमबद्धता हो, और सबसे महत्वपूर्ण वो क्या करती हो? मानव जीवन को प्रभावित करती हो, मानव जीवन को प्रभावित करती हो। ये कैसे? कि कोई घटना मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो देखो, आप लोगों ने ऐसा समझा होगा कि क्या होगा अगर भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, वो अगर सफल हो जाती, तो क्या जो वर्तमान स्वरूप हमारे शासन का है, या वर्तमान स्वरूप जो हमारे लोकतंत्र का है, क्या वो लोकतंत्र होता? क्या हम गणतंत्र की बजाय राजतंत्र में ही होते, या किस प्रकार होते? तो ये सब क्या करती है? घटनाएं हमारे जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती और उनके वो परिणाम मिल जाते तो जो उन्हें चाहिए थे, जिन उद्देश्यों के लिए वो की थी, तो क्या वो आज का इतिहास वैसा होता, या आज का वर्तमान जो हमारा समय है, क्या वो वैसा होता जो ऐसा अभी हमें दिखाई दे रहा है? तो इन सब घटनाओं को क्या करती है? जो घटनाएं प्रभावित करती है, उन घटनाओं को हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध से अध्ययन करते हैं। तो इतिहास का बात समझ में आ गई ना। कि आपसे कोई पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास प्राचीन काल की वे घटनाएं जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो, जिनमें क्रमबद्धता हो, और जो मानव जीवन को प्रभावित करती हो, उन सब घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अध्ययन को हम कहते हैं इतिहास, ठीक है। ये तो हुई इतिहास की परिभाषा। अब अगर मैं कहूँ जैसे कि क्या सभी घटनाएं इतिहास में शामिल होती है, तो आप कहोगे नहीं। जैसे आपके दादाजी ने जीवन में क्या किया था, इन सब बातों का प्राचीन काल की भी है, उनके कुछ साक्ष्य भी हैं कि उन्होंने कुछ मकान वगैरह बनाए थे, उनमें क्रमबद्धता की भी है कि आपके दादाजी के बाद आपके पिताजी आए, और वो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हमारे जीवन को क्या करती है? उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती जितने स्केल पर वो करनी चाहिए थी। इसलिए हम उनको किताबों में नहीं पढ़ते, बल्कि अपने घर के इतिहास के रूप में पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस की किताबें हैं, उनमें इस घटनाओं को हम क्या करते हैं? नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? प्राचीन काल की घटनाएं जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो, जिनमें क्रमबद्धता हो, तथा मानव जीवन को क्या करती हो? प्रभावित करती हो, इन सब के अध्ययन को कहते हैं हम क्या? इतिहास। तो इतिहास की परिभाषा समझ में आ गई ना।
अब हम देखते हैं कि इसके अर्थ क्या है। इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो देखो, इतिहास शब्द इति धन है धन आस, यानी इति प्लस है प्लस आस, इन शब्दों से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो इति का मतलब होता है इस प्रकार, और है का मतलब वास्तव में ही या निश्चित ही, और आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो पूरे इतिहास का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकार वास्तव में ही या निश्चित ही किसी घटना का घटित होना, तो हम उसे क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। इस प्रकार इतिहास का अर्थ क्या हुआ, इस प्रकार वास्तव में ही किसी घटना का घटित होना जिसके साक्ष्य मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ये बात समझ में आ गई कि इतिहास की परिभाषा भी समझ में आ गई और इतिहास का अर्थ भी समझ में आ गया। इति का मतलब इस प्रकार, है का मतलब वास्तव में ही, और आस का मतलब किसी घटना का घटित होना। ये हो गया आपके इतिहास शब्द का अर्थ। अब हम देखते हैं कि इतिहास में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, या किन किन विषयों के बारे में हम इतिहास में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो पढ़ के, इतिहास के तहत किसी कालखंड में किसी निश्चित भूभाग में मानव समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो देखो वापस पढ़ते हैं। देखो, इतिहास के तहत किसी कालखंड में किसी निश्चित भूभाग में मानव समाज, उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो हम किसका इतिहास पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। किसका, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इतिहास उसमें हम पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो 6वीं से 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, या आपके मान लो कोई एक विषय है इतिहास का दे रखा है कि 6वीं से 12वीं शताब्दी का इतिहास, है ना, कि भारत का इतिहास है, 6वीं से 12वीं शताब्दी का इतिहास है। तो हमने क्या पढ़ा, जो परिभाषा में देखा था ना विषयों में, कि एक निश्चित कालखंड होगा। कालखंड कौन सा ले लिया हमने, 6वीं से 12वीं शताब्दी ले ली। और एक निश्चित भूभाग होगा, भूभाग कौन सा हो गया, भारत। और समय कौन सा हो गया, 6वीं से 12वीं शताब्दी का। अब इसमें क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक स्थान ले लिया, उस स्थान में एक निश्चित कालखंड ले लिया, उस कालखंड में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, उस कालखंड में हम देखें। देखो, इतिहास के तहत किसी कालखंड में किसी निश्चित भूभाग में, भूभाग कौन सा हो गया, भारत। कालखंड कौन सा हो गया, 6वीं से 12वीं शताब्दी में मानव समाज की, मानव समाज कैसा है, उसकी राजनीति कैसी है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, और उसकी संस्कृति कैसी है। इन बातों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब अगर मैं आपके पाठों में से बताऊं कि आपके जो अलग अलग इतिहास सब सिलेबस में पाठ है, उन पाठों में इसका उपयोग कैसे होता है। जैसे आपका एक पाठ है भारत के इतिहास के कुछ विषय है ना, उसमें एक पाठ है यात्रियों के नज़रे। उसमें इब्न बतूता नाम का एक यात्री आता है, एक अल-बरूनी नाम का यात्री आता है, और वो भारतीय समाज के बारे में क्या कहता है, उस चीज़ों को उसने अपनी किताब में लिखा है, और उसको हम क्या करते हैं, अध्ययन में लेते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। दूसरा, राजनीति के बारे में कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, क्या राजवंश मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, क्या गणतंत्र था, या फिर राजतंत्र था, तो राजतंत्र का स्वरूप कैसा था, क्या नौकरशाही थी, या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों का काम जो राजाई करता था। अर्थव्यवस्था की कुछ विषय हैं, उनको हम नीचे देखते हैं। देखो, ये पहला दे रखा है कि समाज, उस समाज में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा, क्या समाज के सभी वर्ग के लोग, स्त्री, पुरुष, गरीब, निर्धन या फिर अमीर, क्या सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे, किन किन विषयों में शिक्षा प्राप्त की जाती थी, शिक्षा के जो भाषा या माध्यम है वो कौन सा था, लिपि कौन सी थी, उनके साहित्य कौन कौन से थे, कुछ किताबों के नाम भी हम पढ़ेंगे, और उन किताबों में क्या क्या बातें लिखी हुई है उन सबको भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में शिक्षा का जो समाज है, उस समाज में शिक्षा का स्तर कैसा है। फिर हम देखेंगे कि मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं,
क्या वो वर्तमान के समय की तरह इंटरनेट चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, या फिर उनके लिए जो मनोरंजन के साधन क्या नृत्य है, गायन है, या फिर घुड़दौड़ है, या फिर मुर्गों की लड़ाई है। इन सब बातों को भी हम क्या करेंगे, अलग अलग पाठों में अलग अलग विषयों के माध्यम से समझेंगे। वर्ण समझेंगे कि वर्ण व्यवस्था है या नहीं, जाति व्यवस्था है या नहीं, उनको कितने अधिकार प्राप्त है, महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या महिलाओं को राजकीय कार्यों में भाग लेने का हिस्सा प्राप्त था, क्या उनको बाहर जाने का प्राप्त था, क्या संपत्तियों पर उनका अधिकार था या नहीं था। इन सब बातों का जो अध्ययन होता है वो हम करते हैं समाज विषय में। और जितने भी हमारे जो अध्याय हैं या सिलेबस में जो पाठ दे रखे हैं उनमें भी हम क्या करेंगे, इन समाज के जो विषय हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो समाज की जो स्थिति है उसको तो आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा कौन सा है, संस्कृति। अब संस्कृति में कौन कौन से विषय आते हैं, कला कि हस्तकला की स्थिति कैसी थी, क्या वो तलवारें बनाने जानते थे, मटकियाँ बनाने जानते थे, मनके बनाने जानते थे, या फिर उनको मर्दमहांड हो गया या धातु के कर्म हो गया, इन सब की कलाएं की उनकी जानकारी थी या नहीं थी। दर्शन में क्या है कि बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, इन सब दर्शनों की जानकारी भी हम पढ़ेंगे। धर्मों में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सनातन धर्म, इन सब धर्मों की जानकारी भी हम पढ़ते हैं। विज्ञान में हम ये देखते हैं कि क्या उनको ग्रह नक्षत्र की जानकारी थी या नहीं थी, क्या उनकी तकनीकी थी, इन सब के बारे में। त्यौहार और रीति रिवाज, ये सब कुछ में पढ़ते हैं हम, संस्कृति जो बिंदु होता है उसमें पढ़ते हैं। अगला कौन सा है, राजनीति कि राजनीति का स्वरूप कौन सा था, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, या फिर कोई अन्य व्यवस्था है। और प्रशासन की स्थिति कैसी थी, क्या मंत्री होते थे, क्या मंत्रियों को अपना कार्य विभाजन किया हुआ होता था, क्या वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाते थे। इन सब की जानकारी हम पढ़ेंगे राजनीतिक बिंदु से। प्रत्येक पाठ में एक जो बिंदु होता है राजनीति से संबंधित, उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। अगला बिंदु कौन सा है, अगला बिंदु है कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, उद्योग और नगरीकरण। देखो कृषि में यह है कि उस कालखंड में उस निश्चित भूभाग में किस प्रकार की कृषि की जाती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, सिंचाई के माध्यम कौन कौन से थे, क्या वर्षा पर निर्भर थे। व्यापार में हम देखेंगे कि स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, तीनों मार्गों में से किन किन मार्गों से व्यापार किया जाता था, किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, कौन कौन सी वस्तुएं बहुतायत में प्राप्त होती थी, इन सब को हम देखेंगे व्यापार में। और उद्योगों में हम देखेंगे कि कौन कौन से उद्योग है, चीनी उद्योग है, खली उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है, इन सब की जानकारी। और बाद में हमारा जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, नगरीकरण का, कि किस प्रकार गाँवों से जो नगरों का विकास हुआ और नगरों की समृद्धि हुई। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो पूरा अपना इतिहास की जो किताबें हैं, 3 किताबें हैं 12वीं कक्षा में, और जो सिलेबस दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो हमने अभी तक देखा है उसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि याद करने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो चलो हम वापस शुरू से देखते हैं। लो ठीक है, तो पहला क्या है, विषय 1। जो 12वीं क्लास का जो आपका सिलेबस है उसमें जो अध्याय है उसका नाम दे रखा है विषय। जो पहला विषय है वो कौन सा है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। उसको पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले पढ़ी इतिहास की परिभाषा, कि इतिहास किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या थी, अतीत काल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिनके साक्ष्य मौजूद हो, जो मानव के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन को क्या करती हो, प्रभावित करती हो, उन घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यह हमने पहली परिभाषा पढ़ी। फिर हमने पढ़ा इतिहास का अर्थ। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, है और आस। इति का मतलब होता है इस प्रकार, है का मतलब वास्तव में ही या निश्चित ही, और आस का मतलब क्या होता है, किसी घटना का घटित होना। देखो फिर हमने पढ़ा कि इतिहास का अर्थ क्या हो गया, इस प्रकार वास्तव में ही किसी घटना या का घटित होना जिसके साक्ष्य मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि इतिहास के तहत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा इतिहास के तहत किसी कालखंड में, किसी निश्चित भूभाग में मानव समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि समाज में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, शिक्षा, मनोरंजन के साधन, वर्ण, जाति, अधिकार, महिलाओं की स्थिति। और राजनीति में किन किन का करते हैं, राजनीति का स्वरूप,
प्रशासन की विशेषताएं इन बिंदुओं का, ठीक है। फिर संस्कृति में क्या क्या देखा, कला, दर्शन, धर्म, विज्ञान, त्योहार, रीति, और अगला कौन सा है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उत्पाद, उद्योग और नगरीकरण। ये था जो आपके इतिहास की सामान्य जानकारी थी, जो हर कक्षा के विद्यार्थी जो इतिहास को पढ़ता है उसको आनी ही चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आपके इतिहास का जो पहला विषय है, विषय 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। उसको अच्छी प्रकार से हम पढ़ेंगे। देखो इसमें किन किन विषयों के बारे में हमें जानकारी दे रखी है, तो देखो पढ़ते हैं। हाँ, जो पहला विषय है वो क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। देखो आपके जो 12वीं कक्षा है वो बोर्ड की परीक्षा होती है। इसमें क्या होता है, आपके कई सारे प्रश्न दिए होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, अति लघुतरात्मक हो गया, लघुतरात्मक हो गया और निम्नात्मक प्रश्न हो गया। देखो एक बार मैं लिखकर बताता हूँ कि आपके जो बोर्ड परीक्षा है, क्या है, बोर्ड परीक्षा, उसमें ये देखा जाता है कि आपको किसी भी विषय के बारे में कितनी जानकारी है। तो वो आपसे कितने प्रकार के प्रश्न पूछता है। वो पहले आपसे पूछता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, वो आपसे एक सवाल दे देगा, उस सवाल के 4 ऑप्शन दे देगा, ए, ब और स और द। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है कि। तो देखो इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, देखो आपको क्या करना है, किसी भी पार्ट को याद करते हो आप और भूल जाते हो कि हमने क्या पढ़ा था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पूरा पार्ट है उसमें जितने भी बिंदु दे रखे हैं उन बिंदु को आपको क्या करना है, एक साथ लिखना है, ठीक है। यह आपका पहला काम है। जब आप उन बिंदुओं को एक साथ लिख लोगे तो फिर आपको उनको ये याद रखना है उसमें जो अंदर बिंदु दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आप सबसे पहले पढ़ोगे भूमिका, कि इस पाठ में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और हम किस प्रकार उन चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि ईंटें, मनके व अस्थियाँ ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये क्यों ज़रूरी है, और इनके माध्यम से हम इतिहास की व्याख्या किस प्रकार करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता की जानकारी हमें सबसे पहले किस प्रकार प्राप्त हुई, लोगों ने इसके बारे में क्या राय बनाई और अभी हम इस किस स्वरूप में इसको पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है कि उन लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे, कि वो किस प्रकार की चीज़ें खाते थे, क्या वो शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, अगर मांसाहारी थे तो क्या क्या खाते थे, अगर शाकाहारी थे तो क्या क्या खाते थे। उन चीज़ों की जानकारी हम जीवन निर्वाह के तरीकों में पढ़ेंगे। फिर उसका जो दूसरा बिंदु वो है कि कृषि प्रौद्योगिकी, कि क्या हड़प्पा सभ्यता के समय कृषि की जाती थी, अगर की जाती थी तो क्या उसके साक्ष्य मौजूद हैं, अगर मौजूद है तो खेती करने के प्रकार कौन कौन से थे, जो फसल उगाई जाती थी कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, उनको उगाने के लिए क्या हल थे या ट्रैक्टर से उगाई जाती थी या फिर किसी और वस्तु से उगाई जाती थी। जो हल थे वो क्या लकड़ी के थे या किसी धातु के थे, अगर धातु के थे तो किस धातु के थे, लोहे के थे, सोने के थे, तांबे के थे या किस धातु के बने हुए थे, ठीक है। ये सब बातें हम पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी में। फिर हम पढ़ेंगे एक नगर जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, उसका नगर नियोजन किस प्रकार है, कि क्या पहले नगर को बनाने के लिए उसका मैप बनाया गया था, ये निश्चित किया गया था कि यहाँ पर मंदिर बनाना है, यहाँ पर नगर बनाना है, यहाँ पर सार्वजनिक अन्नागार बनाना है या स्नानागार बनाना है, या फिर हम सड़कों को किस प्रकार रखेंगे, या फिर हम जो कि घरों के दरवाजे कहाँ खुलेंगे, कहाँ सड़क मोटी होगी, कहाँ सड़क को संकरा रखना है। इन सब चीज़ों का जानकारी हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो को, जो पहला बिंदु है नगर नियोजन उसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नालों का निर्माण, क्या मोहनजोदड़ो में जो नालों का निर्माण किया गया था या नहीं किया गया था, कि क्या उनकी जो नालियाँ हैं वो वर्तमान समय की नालियों के समान हैं, क्या उनका जो नगर था मोहनजोदड़ो वो ठीक वैसा ही है जो आजकल के नगर हम देख पा रहे हैं उनके समान है, क्या नालियों को नगर बसाने से पहले बनाया गया था या पहले नगर बसाया गया था फिर उसके बाद नालियों का निर्माण किया गया था। ये पढ़ेंगे हम नालियों के निर्माण में, ठीक है। उसके बाद है गृह स्थापत्य, कि घर का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, कहाँ पर आप लोगों के जो रसोई घर है या फिर कहाँ पर मुख्य दरवाज़ा है, कहाँ पर आपको स्नानागार बनाना है, इन सब की जानकारी भी हम देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो के घर है वो किस प्रकार बनाए जाते थे। फिर उसके बाद है दुर्ग, इन सब की जानकारी हम किस में देखेंगे, जो मोहनजोदड़ो बिंदु है उसमें।
देखो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पाठ पढ़ाने से पहले इन चीज़ों का बताने का क्या मकसद है, तो वो समझो। मान लो आपके दिमाग में आप लोगों ने अभी तक मोहनजोदड़ो को नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि मोहनजोदड़ो के बारे में लिखो या मोहनजोदड़ो पर टिप्पणी लिखो, 200 शब्दों में लिखो, तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है ही नहीं तो आप किस प्रकार लिखोगे, तो आप क्या लगाओगे, अनुमान लगाओगे। तो अनुमान लगाकर आपको जब किसी चीज़ के बारे में लिखना है तो कुछ ना कुछ आधार तो चाहिए ही है ना। कि मान लो मैंने कहा कि किसी के बारे में आप कहानी सुनाओ, तो आपके मन में पहले ये आएगा कि कहानी किस समय की सुनानी है, क्या उस समय में लोग किस प्रकार के रहन सहन था, क्या खाते थे क्या पीते थे, उससे संबंधित आप कोई कुछ कहानी बना दोगे, है ना। तो वैसे आपको कहानी बनानी है कि मोहनजोदड़ो पर टिप्पणी लिखो, तो आपको ये पहले आप अनुमान लगाओगे कि उनका नगर नियोजन कैसा था। तो आपने तो उनका नगर नियोजन देखा नहीं है, लेकिन आपने अपना नगर तो देखा ही है ना, जिस नगर में आप रह रहे हो। क्या आप जो जिस नगर में आप रह रहे हो वो नगर कैसा है, क्या वहाँ पर जो नगर को पहले बसाया गया था निश्चित आकार में बसाया गया था, सड़कों का निर्माण किया गया था, क्या सड़कों के पास नालियाँ हैं आपके नगर में, ठीक है, मुख्य सड़कें कौन सी हैं, गलियाँ कैसी है, घर कैसे हैं, उन सब की जानकारी आप इस मोहनजोदड़ो में लिख दोगे। लेकिन जब आपको अपनी जानकारी पता है तो आप इतिहास की जानकारी से क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो और ये बता सकते हो कि आपका जो अभी का नगर है वो उस समय के मोहनजोदड़ो से कितना विकसित है और कितना विकसित नहीं है, ठीक है। कि उनके नालों का निर्माण, घर का निर्माण और दुर्ग, ये सब आप जब आपको पता होगा ना कि मोहनजोदड़ो में मुझे लिखना क्या क्या है, तो तभी लिख पाओगे। पहले आप नगर नियोजन को बताओगे, फिर नालों के निर्माण की जानकारी दोगे, फिर गृह स्थापत्य को बताओगे, फिर वो आप क्या बताओगे, दुर्ग को बताओगे। ये सब जानकारी आप उसमें लिख पाओगे। अब क्या लिखोगे वो तो हम पढ़ लेंगे आगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि इस बिंदु में कौन कौन से बिंदु है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो बिंदु है वो कौन सा है। देखो अगला बिंदु दे रखा है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। ये क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखो हमें ये पढ़ना है इस पाठ में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वहाँ के लोग अमीर और गरीब थे, क्या समाज में भिन्नताएं थी, समाज में भिन्नताएं थी तो समाज में देखो ये सामाजिक शब्द आया ना, तो इस सामाजिक शब्द से जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि समाज में किन किन बिंदुओं को हम पढ़ते हैं, हम शिक्षा को पढ़ते हैं, वर्ण को पढ़ते हैं, जाति को पढ़ते हैं, महिलाओं की स्थिति को पढ़ते हैं। अब उन जो बिंदु थे उनको हम इस मोहनजोदड़ो पर अप्लाई करना है, इस हड़प्पा सभ्यता पर अप्लाई करना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शिक्षा थी क्या, क्या वो पढ़े लिखे थे क्या, अगर पढ़े लिखे थे तो उनकी भाषा कौन सी थी, अगर वो लिखना जानते थे तो उनकी लिपि कौन सी थी, ठीक है। समाज में अमीर और गरीब लोग थे क्या, अगर अमीर थे तो वो किस प्रकार अमीर थे और हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें कहने के लिए कुछ ना कुछ तो साक्ष्य चाहिए ही है। तो वो साक्ष्य कौन से हैं, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है तो क्यों है, अगर कोई गरीब है तो वो क्यों है। इसकी जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ आधार चाहिए, कुछ साक्ष्य चाहिए। और वो साक्ष्य कौन कौन से, सवादान। सवादान का मतलब क्या होता है कि जो मृतक है उसके शरीर को आप दफना रहे हो या जला रहे हो या किस प्रकार उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो, उसको देखेंगे ना हम, तब पता हमें लगेगा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। इसकी जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होगी। दूसरा कौन सा, विलासिता की वस्तुएं। अब ये क्या हो गया, विलासिता का मतलब क्या हो गया, देखो मैं जिस परिवार से हूँ या जिस समाज में हम रह रहा हूँ वहाँ का अगर मुझे बताना हो कि कौन अमीर है या कौन गरीब है, तो उसकी तुलना मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ कि जिसके घर में सामान्यतः, यहाँ हमारे किसी घर में ऐसी है नहीं, यानी कि जिस गांव में मैं रह रहा हूँ उस घर में सामान्यतः किसी भी ही घर में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर एसी की सुविधा नहीं है। और विलासिता की वस्तु है वो आपको आराम दे रही है, आपके जीवन को लग्जरी दे रही है, लेकिन वो हमारे जो सामान्य गांव में जो घर है उनमें नहीं है। लेकिन अगर किसी घर में ऐसी मिल जाती है तो हम वो उसको कह सकते हैं कि हाँ इस घर में क्या है, ये घर क्या है, थोड़ा अमीर है बाकी लोगों की तुलना में, है ना। जो गांव में जितने बाकी लोग हैं उन बाकी लोगों की तुलना में क्या है, ये घर वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, अमीर है। अमीर है इसका मतलब क्या है, सामाजिक भिन्नता है। और उसको हमने किस आधार पर देखा, विलासिता की वस्तुओं का। और जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के जो लोग हैं उनमें क्या सामाजिक भिन्नताएं थी और उनको किन वस्तुओं के आधार पर, अभी तो मैंने तो बता दिया ऐसी के आधार पर, लेकिन क्या उस समय ऐसी थी, अगर ऐसी नहीं
तो क्या वस्तुएं थी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति अमीर है या और फलाना व्यक्ति गरीब है। ठीक है। उसके बाद जो अगला बिंदु हमारा होगा वो होगा शिल्प उत्पादन। ये किससे संबंधित है? ये आपके अर्थव्यवस्था के जो बिंदु था ना, अभी हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित है कि अर्थव्यवस्था में लोग व्यापार करते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्या वो व्यापार करते थे? व्यापार करते थे तो किन किन वस्तुओं का करते थे? उनके उत्पादन केंद्र कौन से थे? कि हमारे अगर हम यहाँ से कैसे कहें कि सूती वस्त्र कहाँ निर्माण होता है, तो हमारे राजस्थान में तो भीलवाड़ा को सूती वस्त्र की नगरी कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं, भारत में अहमदाबाद को कहते हैं। तो सूती वस्त्र के वो तो क्या हो गए? उत्पादन के केंद्र हो गए, सूती वस्त्र की वस्तुओं के उत्पादन के। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनमें जो शिल्प उत्पादन होता था, शिल्प का मतलब जो हाथ से जो मोती हो गए या फिर मालाएं वो जो भी हो गए, उनका निर्माण होता था, तो किन केंद्रों से होता था और उनकी किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि इस गांव में या इस शहर में इसका निर्माण होता था? अगर होता था तो क्या साक्ष्य हैं और उनकी किस प्रकार व्याख्या की गई थी, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। और शिल्प का उत्पादन तो हो गया, तो उस जो माल उत्पादन हो गया है उस माल को प्राप्त करने की संबंधित नीतियाँ कैसी थी? कि मान लो हमारे गांव में मूलियाँ अधिक होती है या गाजर अधिक होती है, तो किसी हम दूसरे गांव में उनकी क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। तो उसको सप्लाई करने के लिए हम किस ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का उपयोग करेंगे? क्या हम गाड़ियों से जा रहे हैं, बैलगाड़ियों से जा रहे हैं या गधा चकड़ी पर जा रहे हैं? किस पर हम उसका क्या कर रहे हैं? परिवहन कर रहे हैं। और बदले में वो हमें क्या दे रहा है? अगर हम उनको बैंगन दे रहे हैं तो वो बदले में हमें चाय दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं। उन सबको भी हम देखेंगे कि जो हड़प्पा के लोग थे वो किन किन वस्तुओं का उत्पादन करते थे और किन किन देशों में या किन किन जगहों पर उनको बेचते थे और बदले में क्या लेते थे। क्या उनका संपर्क विदेशों से था या नहीं था? अगर था तो किस प्रकार था? किस प्रकार वो परिवहन करते थे? क्या स्थल मार्ग से वो विदेशों में जाते थे या जल मार्ग से जाते थे या हवाई मार्ग से जाते थे? ठीक है। और बदले में उन्हें क्या मिलता था? इन कोई जानकारी भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखो, ये जितने भी सवाल मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ ना, कि इन सवालों के जवाब हमें इस पाठ को पढ़ने पर मिलेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे पाठ तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। और जब आप इस पाठ को रिवाइज करोगे तो उन सवालों के जवाब अगर आपको याद आ रहे हैं, बिंदु को देखते, जैसे एक बिंदु आएगा कि सुदूर क्षेत्रों में से संपर्क, तो इसको देखते ही, बिंदु को देखते ही अगर आपको याद आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो किन किन देशों से था, बदले में वो हमें क्या देते थे, अगर ये जानकारी याद आ रही है तब तो अच्छा है, आपने ध्यान से पढ़ा है, वरना आपको एक बार वापस देखने की ज़रूरत है। बस सिंपल सी बात है ना। अब आगे देखते हैं मुहरे, लिपि तथा बाँट। मुहरे का मतलब क्या हुआ? मुहरे ठप्पा होता है ना, ठप्पा। जैसे मान लो आपकी स्कूल की साइन हो गया, साइन के बाद प्रिंसिपल सर की जो सील लगती है उसको हम क्या कहते हैं? मुहर, है ना। लिपि, लिपि का मतलब ये जो मैंने शब्द लिख रखे हैं वो कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। कौन सी? देवनागरी लिपि में। और भाषा कौन सी है जो मैं बोल रहा हूँ? वो है हिंदी। तो मेरी भाषा और लिपि को तो आप समझ गए। अब हम क्या देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनकी भाषा कौन सी है, उनकी लिपि कौन सी है, मोहरें कौन सी हैं या किस प्रकार की मोहरें मिलती है, और जो व्यापार को करने के लिए आप किसी भी वस्तु की मात्रा को नापेंगे और तोलेंगे तो उसके लिए जो बाट बने हुए हैं वो किस आधार पर बने हुए हैं, किस पत्थर से बने हुए हैं, क्या वो लोहे के हैं, क्या इलेक्ट्रिक घड़ियाँ जो तोलने की जो तुला थी वो इलेक्ट्रिक थी या नहीं थी, इन सब की जानकारी हम पढ़ेंगे। उसमें जो बिंदु, जो इसके अंदर बिंदु है वो कौन कौन से हैं? वो बिंदु है, देखो, वो है मोहरे और मुद्रांकन। कि जो मुद्रा है, जैसे आपने गेहूँ बेचा, मटर बेचा, तिल बेचा, जो भी बेचा, उसके बदले में आपको क्या मोहरें मिल रही है या कोई वस्तु विनिमय की प्रणाली है, उसको पढ़ेंगे। इसकी एक रहस्यमय लिपि है, क्योंकि इसको हम पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए वो देखेंगे। बाट किस प्रकार के थे वो देखेंगे। ठीक है। अब देखो, ये तो थे, सबसे पहले हमने पढ़ा सामाजिक भिन्नता, वो तो आ गया समाज का विषय। शिल्प उत्पादन, माल प्राप्त करने की नीतियाँ, मोहरें, लिपि और बाट, ये आ गया आपका अर्थव्यवस्था का बिंदु। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये प्राचीन सत्ता, प्रासाद तथा शासक। अब ये प्रासाद क्या हुआ? वो नहीं है जो मंदिर में मिलता है, वो प्रसाद होता है। और ये क्या है? प्रासाद। प्रासाद का मतलब होता है महल। और शासक, ये आपके राजनीतिक विषय है। मैंने क्या कहा था, इतिहास में हम पढ़ते हैं सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक, इन विषय के अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो ऊपर के बिंदु थे वो सामाजिक हो गया, अर्थव्यवस्था का हो गया। अब जो बिंदु है वो कौन सा है, राजनीति का, कि क्या महल थे, क्या राजा थे, राजा थे तो किस प्रकार थे, और महल थे तो कौन से थे, क्या उसके साक्ष्य मिले हैं, उन सब की जानकारी हम पता करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, क्या विभिन्न जो वैज्ञानिक जो इतिहासकार है उनके क्या मत हैं, और किन मतों को हम कितनी तवज्जो दे सकते हैं, यानी कि कितना तर्कसंगत हम मान सकते हैं, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं इस सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, कनिंघम साहब का क्या भ्रम था, एक नवीन सभ्यता क्यों कहा, क्या नई तकनीकें थी और क्या नए प्रश्न थे जो इस सभ्यता की खोज से हमें प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम बिंदु हमारे होंगे इस पाठ में वो होंगे इतिहास से जोड़कर देखना, यानी कि इतिहास को जोड़कर पूरा करने की समस्या, खोजों का वर्गीकरण और व्याख्या की समस्याएं, कि जो साक्ष्य हमें मिले हैं क्या उन साक्ष्यों को हम पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन साक्ष्यों की सही व्याख्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे तमाम सवालों के साथ हमारा ये जो पाठ है वो शुरू होगा, और तमाम सवालों के साथ इस पाठ को हम क्या कर देंगे, अंत की ओर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस पाठ की शुरुआत से लेकर इस पुस्तक के अंत तक, आपके रिजल्ट तक, आपके अच्छे नंबरों के साथ तक हम साथ रहेंगे। आप मेरा भरपूर सहयोग करोगे तो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, अच्छे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और जो बातें आपको समझ में नहीं आती उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आप और मुझसे जो जानना चाहते हो उसको लिख देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, उस नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा। अगर वो आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और टेलीग्राम चैनल वही है जो जिस नाम से मैंने ये यूट्यूब चैनल बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।